गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का हम अपना पहला टॉपिक देखते हैं आज, जो कि है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल। ठीक है, तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को इसमें नॉमिनेट किया नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल में। लास्ट ईयर जनवरी में इसको बनाया गया था नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल को। और इसका मोटिव क्या है कि एक कल्चर ऑफ इनोवेशन इंडिया में लेके आना, और स्टार्टअप्स को कैसे बढ़ावा दे सकते हैं हम, और कौन से आइडियाज़ जो हैं वो हमको प्रमोट करने हैं। स्टूडेंट्स के अंदर हमको स्टार्टअप कल्चर प्रमोट करना है, रिसर्च प्रमोट करनी है, और इंडिया से नवे आइडियाज़ जो हैं वो एक तरह से निकलें, और जो है हम पेटेंट्स जो है हमारे न्यू इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं उन पे हम पेटेंट्स कराएं। ठीक है, तो इसके लिए जो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है स्टार्टअप की प्रमोशन के लिए बेसिकली और न्यू आइडियाज़ की प्रमोशन के लिए बनाया गया था। तो उसके अंदर जो है अभी जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को नॉमिनेट किया गया है। तो इसका हम थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इसको चेयर कौन करता है? मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो जो कॉमर्स मिनिस्टर होते हैं उसको वो चेयर करते हैं। और इसमें नॉन ऑफिशियल मेंबर्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। और कैस कौन सी कैटेगरीज में से? फाउंडर्स होंगे जो जैसे सक्सेसफुल स्टार्टअप्स के, या फिर पुराने जो बिजनेसमैन अच्छे, जो जिनका ट्रैक रिकॉर्ड है कि वो बहुत अच्छी उन्होंने परफॉर्मेंस दी है अपनी उनकी कंपनीज़ ने, और उन्होंने भी खुद भी अपनी लाइफ में एक तरह से ज़ीरो से स्टार्ट करके उन्होंने अच्छी कंपनीज खड़ी की हैं। ठीक है, तो अच्छे जो स्टार्टअप के जो एक तरह से इंडस्ट्री में जो रिनोन्ड नेम्स हैं उन सबको इसमें जो है नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की तरह नॉमिनेट कर सकती है सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, तो इन नॉन ऑफिशियल मेंबर्स की जो टर्म होगी वो 2 ईयर्स की होगी। ठीक है, तो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल जो है वो चाहती है कि एक तरह से कल्चर ऑफ इनोवेशन इंडिया में प्रमोट हो सिटीजन्स में, और ख़ासकर स्टूडेंट्स के बीच में, ताकि वो स्टार्टअप्स की ओर जो हैं वो ज़्यादा आकर्षित हो। फिर वो क्रिएटिव और इनोवेटिव आइडियाज़ को के लिए जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट चाहिए या इंक्यूबेशन जो चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए बनाया गया है इसको। ठीक है, और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का पब्लिक जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कैसे हेल्प कर सकती हैं इनोवेशन को, और क्रिएशन को जो है वो कैसे कर सकती हैं, प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़ को कैसे कमर्शलाइज कर सकती हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के थ्रू। ये सब जो एडवाइजरी का काम है वो नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पराक्रम दिवस। तो हमारे जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी हैं उनकी जो 2022 में जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है वो 125th होगी। तो उसके लिए ऑलरेडी हमने अभी 10 जनवरी को हमने डिस्कस किया था, एक वीडियो में ही डिस्कस किया था हमने प्रीलिम्स बूस्टर के अंदर ही, कि उनकी जो 125th बर्थ एनिवर्सरी है उसको सेलिब्रेट करने के लिए एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी, जिसका जो है हेड जो है वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी खुद कर रहे हैं उसको हेड। तो उसी को लेके एक और डिसीजन आया है कि जो उनकी बर्थ एनिवर्सरी है हर अब से जो 23 जनवरी को होती है हर साल, उसको अब हर साल जो है वो पराक्रम दिवस के नाम से मनाया जाया करेगा। ठीक है, तो ये एक उसी वे में एक जो उसी दिशा की तरफ एक ऐसा डिसीजन है जो हम 125th बर्थ एनिवर्सरी मना रहे हैं, तो उसी के जो है डायरेक्शन में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जा रहे हैं। तो पराक्रम दिवस मनाने का भी डिसीजन इसी एक कंटेक्स्ट में है। ठीक है, तो हमने 10 जनवरी की वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस किया था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो अगर वैसे इसमें कुछ ऐसा है नहीं डिफ़िकल्ट आपको जो समझ नहीं आएगा, बट अगर आपको ना आए तो आप 10 जनवरी की जो वीडियो है उसमें देख लेना। इट वुड नॉट बी नाइस फॉर मी कि मैं इसको दोबारा से डिस्कस करूं, जस्ट अभी 7-8 दिन पहले डिस्कस किया। तो एनीवेज ठीक है, तो आप ये देख लेना, सिंपल सी ही है, सिंपल से फैक्ट्स हैं इसमें। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मिनिमम एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। तो जो हमारे टास्क फोर्स एक सेटअप की गई थी 31 जुलाई को सेटअप किया गया था इस टास्क फोर्स को अंडर द जो है चेयरपर्सनशिप ऑफ मैडम जया जेटली। ठीक है, तो उन्होंने उनके जो एक तरह से चेयरपर्सनशिप के अंदर ये टास्क फोर्स सेटअप की गई थी, जिसमें लिखा था कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वुमेन की, उसको क्या इंक्रीज़ करना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो उसने जो अब ये टास्क फोर्स किसने सेटअप की थी? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने। अब वो फिर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने भी जो अपने 15 अगस्त के जो इंडिपेंडेंस डे वाली स्पीच थी उसमें बोला था कि वी वांट टू रिविजिट और रिवाइज द एज ऑफ मैरिज फॉर वुमेन। ठीक है, तो जो ये टास्क फोर्स सेटअप की थी उसने अपनी रिकमेंडेशंस जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस को और मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड डेवलपमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट को एक तरह से सबमिट की है। तो हम
थोड़ा सा देख लेते हैं, लेकिन अब आपको एक फैक्ट पता होना चाहिए यहाँ पे कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो है वो 21 और 18 ईयर्स होती है। 21 ईयर्स मैन के लिए और 18 ईयर्स वुमेन के लिए। लेकिन इसको एज ऑफ मेजॉरिटी से इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। जो एज ऑफ मेजॉरिटी हमारे इंडिया में है वो 18 ईयर्स ही है, ठीक है, चाहे वो मैन हो चाहे वुमेन हो। जो एज ऑफ मेजॉरिटी है वो हमारे इंडियन मेजॉरिटी एक्ट के जो प्रोविजंस से आती है। और जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज है उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, वो बिल्कुल डिफरेंट एक कंसेप्ट है, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि रिकमेंडेशंस क्या दी हैं मिनिमम एज ऑफ मैरिज के लिए। जो ये टास्क फोर्स सेटअप की थी उसकी रिकमेंडेशंस क्या है। उन्होंने कहा है कि जो 18 ईयर्स की जो एज है विमेन की उसको इंक्रीज करके 21 कर देना चाहिए, लेकिन फेज्ड मैनर में, ठीक है। तो अब जो है, अब इसमें आप याद याद रखो कि मेन की तो ऑलरेडी 21 है, तो ये रिकमेंडेशन कह रही है कि इसको जेंडर न्यूट्रल कर दो और इसकी जो वेमेन की जो एज है उसको भी 21 कर दिया जाए, ठीक है। लेकिन फेज्ड मैनर में, मतलब फेज्ड मैनर मतलब ये नहीं कि एक अगर बोल दिया कि बस आज से जो है वो 21 ईयर्स ऑफ एज है विमेन की मैरिज की, ठीक है। इसके लिए स्टेट्स को थोड़ा टाइम दो। स्टेट्स अपने हिसाब से ग्राउंड वर्क करके और अपने टाइम के हिसाब से इस जो एज की जो इंक्रीज़ है इसको इम्प्लीमेंट करेंगी, ठीक है। ये रिकमेंडेशंस जो है ये कह रही हैं। फिर वो कह रहे हैं कि जो विमेन है उसको जो फर्स्ट चाइल्ड बर्थ होता है वो भी 21 ईयर्स की एज में होना चाहिए, इससे पहले नहीं होना चाहिए। क्यों? अब वो कह रहे हैं कि क्योंकि 50+ लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ में जो स्टडीज़ हैं उस पर देखा गया है कि जो मैटरनल एज है उससे जो मतलब फर्स्ट चाइल्ड बर्थ है उसकी उसकी उस टाइम पर जो माँ है उसकी एज कितनी है उससे ये डिसाइड होता है कि इन्फेंट मोर्टेलिटी या चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्रिक फेलियर, डायरिया या एनीमिया जो फर्स्ट बर्थ में कितना होगा, ठीक है। अब एंथ्रोपोमेट्रिक क्या होता है? बॉडी के साइज़ से रिलेटेड, मतलब बच्चे का जो बॉडी की जो है ग्रोथ कितनी होगी, साइज़ कितना होगा, उसका वेट कितना होगा, ये जो सारा जो एक तरह से कंसर्न्स हैं वो मैटरनल एज के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि अगर तो वो 21 ईयर्स से कम है मदर और वो चाइल्ड बर्थ करती है तो देयर इज़ अ रिस्क कि ये जो इन्फेंट मोर्टेलिटी का रिस्क भी हाई हो जाता है। और चाइल्ड एंथ्रोपोमेट्रिक फेलियर मतलब उसके जो बॉडी का साइज़ है वो छोटा रह सकता है, या उसके जो बॉडी में जो जैसे वेट है या हाइट है ये छोटी रह सकती है, जो उसके एक तरह से बॉडी मेजरमेंट्स हैं वो कम रह सकते हैं। और डायरिया या अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स भी हैं वो बेबी को हो सकती हैं, ठीक है। तो उन्होंने कहा है कि 21 एज अगर एज हो जाए तो उसके बाद जो है ये रिस्क बहुत डिक्लाइन हो जाता है एज़ पर दिस स्टडी। और उन्होंने बोला है कि सबसे कम रिस्क कब होता है जब जो चाइल्ड बर्थ है वो अगर जो विमेन है वो 27 से 29 एज के बीच में कर रही हैं, ठीक है। लेकिन एक ऑप्टिमल रेंज ऑफ मदरहुड उन्होंने दी है 21 से 35 ईयर्स की, इसके बीच में जो है वो एक विमेन है उसको बेबी जो है वो प्लान कर लेना चाहिए, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि अंडर 18 की जो विमेन जो है अगर वो मैरिज करती है तो उसको बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो मैरिज को वॉइड नहीं करने देना चाहिए, जैसा अभी है कि अगर जो बाय एक तरह से चाइल्ड मैरिजेस जो हैं वो इंडिया में वो अभी आउटलॉड नहीं है, मतलब उसको ऐसा नहीं है कि उसके लिए कुछ पनिशमेंट है या मतलब कि वो ऑटोमेटिकली ही जो है वो अनलॉफुल नहीं होती, बट येस दे आर अनलॉफुल, उसको अनलॉफुल बनाया जा सकता है, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि अगर कोई चाइल्ड मैरिज होगी तो वो ऑटोमेटिकली ही अनलॉफुल है या ऑटोमेटिकली ही वॉइड है, ठीक है। बट येस दे कैन बी मेड वॉइड थ्रू लीगल एक्शन। स्टेट्स को वो कह रहे हैं कि टाइम दिया जाना चाहिए। टास्क फोर्स ने कहा है कि मैरिजेस जो है वो 21 से जो है से नीचे की जो एज की है जो मैरिजेस हैं, जो अगर हम एज बढ़ा देंगे तो ऑटोमेटिकली जो है वॉइड जो है वो नहीं करनी चाहिए। और 18 से 21 साल की जो मैरिजेज़ हैं उसको उसको जो है उसके बीच में जो मैरिजेज़ होंगी, जैसे अगर समझ लो कि हम 21 साल एज कर देते हैं तो जो 18 से 21 साल के बीच की जो मैरिजेज़ होंगी, मतलब 19 साल की समझ लो किसी विमेन ने मैरिज करी या 20 साल की विमेन ने किसी ने मैरिज करी, तो उसको जो है इमिडिएटली वॉइड जो है वो डिक्लेयर ना किया जाए, थोड़ा सा टाइम दिया जाए। स्टेट्स को टाइम मिलना चाहिए कि वो इस चीज़ पर वर्कआउट करें, ठीक है। फिर उन्होंने बोला कि जो कर्नाटका का मॉडल है कि कर्नाटका ने 2017 में प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट, एक तरह से अमेंडमेंट एक्ट जो है वो पास किया था। तो वो क्या जो है टास्क फोर्स कह रही है कि कर्नाटका का जो मॉडल है उसको एक बार स्टडी किया जाए कि चाइल्ड मैरिजेस को वॉइड अगर करना है तो किस तरह से किया जाए, ठीक है।
अब ये एब इनिशियो क्या होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम द बिगिनिंग, कर्नाटका में क्या है कि अगर चाइल्ड मैरिजेज हैं, चाइल्ड मैरिज हो रही है, मतलब 18 साल से नीचे की कोई विमेन या फिर जो मैन के बीच में एक तरह से, मतलब अगर कोई मैरिज हो रही है तो वो वॉइड एब इनिशियो है, मतलब फ्रॉम द बिगिनिंग ही वो वॉइड है, मतलब उसको मान्यता मिल ही नहीं सकती, वो एक तरह से इलीगल है और वो उसको लॉ जो है वो मैरिज मानेगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर तो ये हमको नेशनल लेवल पर लेके आना है तो हमको कर्नाटका का मॉडल जो है वो स्टडी करना पड़ेगा एज पर दिस टास्क फोर्स। ठीक है, अब ये कमेटी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला था कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ने इसको बनाया, इस कमेटी को, और इसके जो है जो मैंडेट क्या था कि एज ऑफ मदरहुड एक तो डिसाइड करना, जो कि इन्होंने बोला कि 21 ईयर्स होनी चाहिए, और इम्पेरेटिव्स ऑफ लोअरिंग maternal mortality रेशियो और इम्प्रूवमेंट ऑफ न्यूट्रिशन लेवल्स अमंग विमेन। ठीक है, तो एक तो चाइल्ड की जो एक तो जो विमेन की एज ऑफ मैरिज को भी के बारे में भी सजेशन देना था इनको, और एज ऑफ मदरहुड के ऊपर भी इनको सजेशन देना था, और ये भी बताना था कि एज ऑफ मदरहुड जो है उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा एमएमआर के ऊपर और न्यूट्रिशन लेवल अमंग विमेन के ऊपर। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको बताया कि जया जेटली जी जो थी, जो वो इसके प्रेसिडेंट थी इस कमेटी की, और डॉक्टर विनोद पॉल जो नीति आयोग के जो एक मेंबर हैं, हेल्थ के जो हेल्थ वाले जो मेंबर हैं नीति आयोग में, वो इसके मेंबर थे, और बहुत सारे सेक्रेटरीज ऑफ गवर्नमेंट भी जो थे वो इसके टास्क फोर्स में इसके मेंबर्स थे। ठीक है, अब इंडिया में वाई इज़ देयर अ मिनिमम एज ऑफ मैरिज, इसलिए बनाया गया कि मिनिमम एज ऑफ मैरिज इसलिए इस इंडिया में है क्योंकि हम चाइल्ड मैरिजेस को आउटलॉ करना चाहते हैं। ठीक है, और माइनर्स को हम अब्यूज़ ऑफ माइनर्स को हम प्रिवेंट करना चाहते हैं। ठीक है, अब हिंदूज़ के लिए जो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 है वो कहता है कि विमेन की जो एज है वो 18 ईयर्स होनी चाहिए मिनिमम, और जो विमेन आई मीन जो ब्राइड है और जो ग्रूम है उसकी एज एक तरह से 21 ईयर्स होनी चाहिए। लेकिन चाइल्ड, देखो मैंने जैसा आपको बोला पहले कि चाइल्ड मैरिजेस आर नॉट इलीगल इवन दो दे कैन बी डिक्लेयर्ड वॉइड एट द रिक्वेस्ट ऑफ द माइनर इन द मैरिज। अगर तो वो माइनर कह रहा है कोई, तब उसको इलीगल करा जा सकता है उस चाइल्ड मैरिज को, वैसे वो चाइल्ड मैरिज इंडिया में अभी इलीगल नहीं है एज पर दिस एक्ट। ठीक है, इस्लाम में तो अगर कोई माइनर जो है वो प्यूबर्टी अटेन कर चुका है तो जो उसकी चाइल्ड, अगर उसकी मैरिज की जा रही है तो वो वैलिड मानी जाएगी। ठीक है, फिर स्पेशल मैरिज एक्ट और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट जो है वो भी जो है 18 और 21 ईयर्स की एज को मिनिमम एज ऑफ कंसेंट फॉर मैरिज जो है वो कहते हैं। ठीक है, अब आप देखो हमने यहाँ देखा था कि एज ऑफ मेजॉरिटी तो हमारी 18 ईयर्स है फॉर बोथ मैन एंड वीमेन, लेकिन जो मिनिमम एज ऑफ मैरिज जो 18 और 21 जो हमने डिसाइड की हुई है वो किस में आ रही है हमारे, वो कौन से एक्ट से आ रही है, हमारे आ रही है प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 से। ठीक है, इसमें और स्पेशल मैरिज एक्ट में जो है ये एज के जो है हमारे प्रोविजंस दिए गए हैं। ठीक है, फिर जो सेक्सुअल इंटरकोर्स है अगर माइनर के साथ तो उसको हम ऑटोमेटिकली रेप मानते हैं, अगर उसमें चाहे माइनर ने कंसेंट दे भी दिया हो फिर भी हम उसको इनवैलिड मानते हैं उस कंसेंट को, बिकॉज जो माइनर है ही और शी जो है इट इज़ शी खासकर शी इज़ डीम्ड इनकेपेबल ऑफ गिविंग कंसेंट एट दैट एज। तो हम ये नहीं मानते कि वो उस एज में वो इतनी ज़्यादा कैपेबल है कि वो कंसेंट, अपना रियल कंसेंट दे सकती है। ठीक है, ठीक है, तो अब हम देखते हैं चाइल्ड मैरिजेस के ऊपर कुछ स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस पॉपुलेशन फंड जो कहता है वो कहता है कि हर साल जो है 33,000 पर डे चाइल्ड मैरिजेस हो रही हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये बहुत बड़ी फिगर है एक तरह से। तो और कह रहे हैं 650 मिलियन गर्ल्स एंड विमेन जो हैं वो अभी भी, मतलब कितने हो गए ये 650 मिलियन, 65 करोड़ ऑल ओवर द वर्ल्ड, 65 करोड़ विमेन अलाइव हैं जिन्होंने जिनकी चाइल्ड मैरिज हुई थी। और 2030 तक जो है 15 करोड़ 150 मिलियन जो गर्ल्स हैं वो और ऐड हो जाएंगी जो कि 18 ईयर्स से कम एज की जिनकी मैरिज हुई है। ठीक है, साउथ एशिया रीजन जो है उसमें 30% जो है वो इस टोटल फिगर्स ऑफ द जो चाइल्ड मैरिज ऑफ द वर्ल्ड है उसमें 30% जो है वो साउथ एशिया की फिगर है। और जो लार्जेस्ट नंबर ऑफ चाइल्ड मैरिजेज हर साल होती हैं वो 4.1 मिलियन, मतलब 41 लाख जो है 2017 में जो एक तरह से रिकॉर्ड की गई थी। फिर यूनिसेफ ये भी कह रहा है कि 1.5 मिलियन जो है वो जो है पर ईयर इंडिया में चाइल्ड मैरिजेस होती हैं, मतलब 15 लाख लड़कियों की हर साल चाइल्ड मैरिज हो रही है इंडिया में।
जो एज़ पर द लॉ, ठीक है, जो मतलब एज कौन सी डिसाइड हुई है, जो हमारे लॉ के हिसाब से एज ऑफ 18 ईयर्स है, ठीक है। फिर जिनकी चाइल्ड मैरिज होती है उनमें 46% जो है वो लोएस्ट इनकम ब्रैकेट में जो गर्ल्स हैं वो लोएस्ट इनकम ब्रैकेट से आती हैं, 46%, ठीक है। तो ये हमारा चाइल्ड मैरिज का जो एक तरह से फिगर्स है हमारे, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है बैड बैंक। तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर हैं उन्होंने कहा है कि हम जो बैड बैंक का जो एक को बनाने का जो प्रपोजल है उसको हम एक बार कंसीडर करेंगे, विल सी कि ये क्या प्रपोजल जो है वो सही है या नहीं, ठीक है। तो अब बैड बैंक होता क्या है और कैसे काम करता है? बैड बैंक एक तरह से एक असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी है। तो समझ लो, आपको मैं एक सिंपल से तरीके से समझाता हूँ कि समझ लो एसबीआई के पास 1 लाख रुपए का ऐसा लोन पड़ा है जो कि बैड लोन हो गया है, उसको वापस नहीं मिल रहा है, कि वो समझ लो विजय माल्या जी जो हैं वो लेकर भाग गए हैं पैसा, ठीक है। तो उनके जो एसबीआई है उनकी बैलेंस शीट में वो दिख रहा है कि जो ये बैड लोन है ये वापस हमको नहीं मिल रहा है, तो उनके ऊपर एक तरह से उनकी जो बैलेंस शीट है वो ख़राब हो रही है, कि उनके अकाउंट्स ख़राब हो रहे हैं, उनकी जो है अच्छी रिफ्लेक्शन नहीं आ रही है बैलेंस शीट की। तो वो एसबीआई क्या करेगा अब, इसका कोई और सोल्यूशन तो दिख नहीं रहा है कि हमको कहाँ से पैसा मिलेगा एसबीआई को। तो एसबीआई क्या करता है, एक बैड बैंक बना देती है गवर्नमेंट। चलो हम सिंपल से तरीके से समझ लेते हैं। पहले एक बैड बैंक है, ठीक है, एसबीआई उसके पास जाता है कि ठीक है देखो, जो विजय माल्या है वो मेरा पैसा लेके भाग गया है, तो 1 लाख रुपए लेके भाग गया है। तो बैड बैंक क्या कहेगा कि ठीक है, ऐसा करते हैं कि मैं आपका जो वो लोन है मैं उसको लोन को ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। जो 1 लाख का लोन है समझ लो, चलो मैं 50,000 में ख़रीद लेता हूँ, ठीक है। आप इसके बारे में मत सोचो कि कितनी मैं आपको अमाउंट बोल रहा हूँ, इतना डिफरेंस हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बट स्टिल ठीक है। चलो 50,000 पे हम सेटल करते हैं। तो एसबीआई जो है वो 50,000 रुपये जो है एक तरह से वो 1 लाख का लोन जो है वो 50,000 में बैड बैंक को बेच देगा, ठीक है। और अपने जो है अकाउंट्स में से उसको एक तरह से डिज़ोल्व कर देगा, उसको ख़त्म कर देगा कि यस हमारे तरफ से अब कोई हमारी तरफ जो है 1 लाख का जो कोई लोन है, जो बैड लोन था वो अब नहीं पड़ा है। अब एसबीआई को इसमें क्या फ़ायदा है कि पहले तो 1 रुपया भी वापस नहीं मिल रहा था उनको, पर अब चलो उनको 50,000 मिल जाएगा, ठीक है। तो जो एसबीआई है जो है वो इस चीज़ से एग्री करता है। फिर बैड बैंक जो है वो सारे ऐसे बैंक से जो उनके लोन ख़राब पड़े हैं, जो बैड लोन्स पड़े हैं, वो सारे लोन्स ऐसे खरीद लेता है, ठीक है। अब वो जो बैंक्स हैं, एसबीआई हो गया, फिर कोई भी आप और लगा लो, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, जितने भी आप पब्लिक सेक्टर बैंक या प्राइवेट बैंक जो मर्जी आप बैंक लगा लो, उन सब से जो है ये बैड लोन्स खरीद लेगा ये बैड बैंक। और फिर क्या करेगा, कम रेट पे खरीदेगा ऑब्वियसली, क्योंकि उसने तो वो लोन तो वापस मिलने का बहुत ही कम चांस है, क्योंकि विजय माल्या जी तो पैसे देने वाले हैं, या कोई भी नीरव मोदी या कोई भी पैसे उनको नहीं देने वाला है। बट स्टिल बैड बैंक जो है वो एक रिस्क ले रहा है, और वो कम रेट पर उनसे जो है ऑलमोस्ट 50% या 30% कम रेट पर उनसे खरीद रहा है बैंक से। बैंक्स को फ़ायदा क्या हो गया कि उनको जहाँ 1 रुपया भी नहीं मिलना था, अब उसमें कुछ तो रियलाइज़ हो गया। दूसरा, उनकी जो है वो बैलेंस शीट साफ़ हो गई कि उनका अब कोई बैड जो लोन है वो नहीं पड़ा है। उनके सारे लोन्स एक तरह से क्लियर हुए पड़े हैं, सारे उनको पैसा मिल चुका है। जो बैड बैंक है अब वो सारे जो ख़राब लोन है वो लेके बैठा हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको हम क्या कह रहे हैं, बैड बैंक। अब ये बैड बैंक क्या करेगा, ये ट्राई करेगा अब विजय माल्या से पैसा लेने को, ठीक है। ये ट्राई करेगा अब नीरव मोदी से पैसा लेने को, या जिसने लोन्स जो है वो डिफ़ॉल्ट किए हुए हैं उनसे एक तरह से वसूली करने का, अलग अलग तरीक़ों से वसूली करेगा ये बैड बैंक, ठीक है। तो सारी बुराई, जो सारा पॉइज़न है, जो सारा विष है, वो एक तरह से बैड बैंक ने ले लिया, और ये जो बैंकिंग सेक्टर है इसकी पूरी सफाई हो गई। जो बैड लोन्स या एनपीएस थे वो सारे साफ़ हो गए, ठीक है। तो ये हमारा बैड बैंक होता है, ठीक है। तो ये ना तो लैंडिंग करेगा, ना डिपॉजिट्स लेता है आम पब्लिक से, ये सिर्फ जो है जो बुक वैल्यू ऑफ जो लोन है उससे कम रेट पर जो नॉर्मल बैंक्स है उनसे जो है लोन्स खरीद लेता है, और रिकवर करने की कोशिश करता है जितना भी वो रिकवर कर सकता है। सबसे पहला वर्ल्ड का जो बैड बैंक था वो मेलन बैंक था, 1988 में इसको बनाया गया था, और उसके बाद फिर बहुत सारी कंट्रीज, स्वीडन, फिनलैंड, फ्रांस, जर्मनी, बहुत सारी कंट्रीज़ ने एक्सपेरिमेंट किया। लेकिन इसका एक बहुत बैड इफ़ेक्ट क्या हुआ कि उससे क्या हुआ, बैड बैंक बनाने से क्या हुआ कि रेकलेस लैंडिंग शुरू हो गई बहुत सारी कंट्रीज़ में। अब रेकलेस लैंडिंग क्या होती है कि एसबीआई ने देखा कि भाई देखो कोई बात नहीं, 1 लाख का लोन हमारा डिफ़ॉल्ट हो भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम
हमको नहीं भी मिलेगा तो हम बैड बैंक्स को बेच देंगे अपना ये लोन। तो फिर ये क्या करेगा, जो लोग नहीं भी डिज़र्व करते एसबीआई उनको भी लोन देना शुरू कर देगा, और फिर दोबारा से एनपीए का एक इशू आने लग जाएगा, क्योंकि उसको क्या दिख रहा है कि बैड बैंक को बेच देंगे हम एंड में लोन। अगर हमारा चलो कोई नहीं भी आया तो हमारे पास एक तो सिक्योरिटी है ना कि हम बैड बैंक को बेच देंगे। तो ये रेकलेस लैंडिंग शुरू कर देंगे, जैसे कि बिना सोचे समझे जो है वो पैसा देना शुरू कर देंगे दोबारा से, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम फिर बार बार चलती रहेगी और सारा जो है वो बैड बैंक के ऊपर भार आता रहेगा और इकोनॉमी जो है वो सफ़र करती रहेगी। और दूसरा, वो 1 लाख का जो लोन है उसके पैसे तो सिर्फ एसबीआई को 50,000 ही मिलेंगे, और वो इतने ज़्यादा रिस्की लोगों को लोन देता रहेगा अगर, तो जो है इकोनॉमी जो है वो ख़राब होती रहेगी और रेकलेस लैंडिंग जो है वो एक तरह से बैंक की जो हेल्थ है उसको ख़राब करेगी, ठीक है। अब आज तक आरबीआई का इस पे क्या स्टैंड रहा है और गवर्नमेंट का क्या स्टैंड रहा है एक तरह से बैड बैंक के ऊपर। तो विराल आचार्य जो हमारे आरबीआई के डेप्यूटी गवर्नर थे, उन्होंने कहा था कि असेट मैनेजमेंट कंपनीज, अभी बैड बैंक जो होते हैं वो एक तरह से असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एक तरह से असेट मैनेजमेंट कंपनी होती है। तो इसके लिए 2 तरह के जो हमको सोल्यूशन यूज़ करने चाहिए। पहला है प्राइवेट असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाओ। ये प्राइवेट असेट मैनेजमेंट कंपनी उन लोन्स के लिए बनाओ या उन सेक्टर्स के लिए बनाओ, स्ट्रेस्ड सेक्टर्स के लिए बनाओ जिनकी जो इकोनॉमिक वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जो एक तरह से शॉर्ट रन में जो है नुकसान किया है, जो हमको नुकसान करने वाली है बैंकिंग सेक्टर को, उनके जो एसेट्स हैं उनको आप एक तरह से वो वाले लोन्स जो है वो प्राइवेट असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है उसको सेटल करेगी, ठीक है। तो सोचो कि अब आप एक बैड बैंक जो है वो एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। जैसे मैं अभी एसबीआई का जो हम एग्जांपल ले रहे थे कि एसबीआई और बैड बैंक, तो बैड बैंक जो है वो एक प्राइवेट कंपनी हो। समझ लो कि मैं एक बिज़नेस शुरू करूं, ठीक है, और मैं ये बैंक्स के लोन लेने शुरू करूं, तो मेरे पास एक पर्सन हूं, मैं प्राइवेट एसेट मैनेजमेंट कंपनी है मेरी। समझ लो कोई एग्जांपल ले लेते हैं कि कोई भी एग्जांपल ले लो आप, रिलायंस का एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। तो रिलायंस ग्रुप ही एक बैड बैंक बनाता है, तो उसके पास इतना पैसा तो नहीं होएगा ना कि वो बहुत बड़े बड़े लाखों करोड़ों के लोन्स जो हैं वो एसबीआई ग्रुप से खरीद लेगा। तो वो हज़ारों करोड़ों के खरीद लेगा या 100 करोड़ के खरीद लेगा, ठीक है। और जो मतलब जितनी भी वैल्यू पर खरीदना है, तो जो छोटी वैल्यू के लोन्स जो हमको छोटे एक तरह से शॉर्ट टर्म में जो हमको तंग करने वाले हैं, जो हमारे बैंकिंग सेक्टर को, उनको खरीदने के लिए हमको प्राइवेट असेट मैनेजमेंट कंपनी बना लेनी चाहिए, ठीक है। तो ये विरल आचार्य जी कह रहे हैं। और जो बहुत बड़े लोन्स हैं जो हमारे जो बैंकिंग सेक्टर को बहुत लंबे टाइम के लिए हमको तंग कर सकते हैं, जैसे जो हज़ारों करोड़ों के या इवन लाख करोड़ तक के जो लोन्स हैं, उनको हैंडल करने के लिए नेशनल असेट मैनेजमेंट कंपनी बनाने की वो बात कर रहे हैं, ठीक है। अब नेशनल असेट मैनेजमेंट कंपनी जो है वो एक तरह से उसमें सरकार भी पैसा लगाएगी, ठीक है। सरकार ही उसके अंदर कॉर्पस डालेगी, उस बैड बैंक को बनाने के लिए सरकार जो है वो इनिशिएटिव लेगी। फिर बड़े बड़े जो उसमें इन्वेस्टर्स आएंगे, ताकि जो है एक तरह से कैपिटल या फिर जो उसका पैसा है बैड बैंक का वो बहुत ज़्यादा हो, जो कि एक प्राइवेट कंपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती। रिलायंस जैसी या अंबानी अदानी जो भी आप सोच रहे हो, उसके जैसी कंपनी जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकती, गवर्नमेंट अफोर्ड कर पाएगी। तो गवर्नमेंट जो है उसको इनिशिएटिव लेके नेशनल लेवल पर एक नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनानी पड़ेगी फॉर बिग लोन्स, ठीक है। या फिर जो एक्सेस अमाउंट के जो लोन्स हैं, जो कि शॉर्ट से मीडियम टर्म में हमको दुखी कर सकते हैं, हमारी जो है बैंक की जो है बैंकिंग सेक्टर को जो सही जो हेल्थ को ख़राब कर सकते हैं, उनको टेक ओवर करने के लिए नेशनल एसेट मैनेजमेंट कंपनी बनाओ, ठीक है। अब क्या बैड बैंक जो है वो एनपीएस की प्रॉब्लम को ठीक कर देगा? यस, ये कहा जा रहा है कि कोविड रिलेटेड स्ट्रेस से जो हमारे एनपीए की प्रॉब्लम है ये बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। तो एक तरह से एक इफ़ेक्टिव मैकेनिज़्म है ये बैड बैंक, जो कि एनपीएस को हम रिजॉल्व कर सकते हैं इस इशू को, ठीक है। अब कितना बड़ा ये इशू हो गया है जब से पेंडेमिक हुई है, कोविड-19 जो आया जब से, तो तब से कितना ज़्यादा इशू हो रहा है ये एनपीए का। आपको पता है इकोनॉमी कॉन्ट्रैक्ट बहुत ज़्यादा हो गई है। तो हमारी जो आरबीआई है, अभी जो रिसेंटली दिसंबर 2020 में ये रिपोर्ट आई है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रिपोर्ट जो आरबीआई की, उन्होंने कहा है कि ग्रॉस एनपीएस जो सितंबर 2020 में 7.5% थे बैंक एडवांसेस के, वो सितंबर 2021 में बढ़ के 13.5% हो सकते हैं, ठीक है। तो एक तरह से ऑलमोस्ट देख रहे हो आप 6% का एक तरह से इंक्रीज देखने को मिल सकता है। तो ये डबल एक तरह से होने की बात हो रही है कि जो एनपीएस हैं वो डबल हो सकते हैं, ठीक है। और अगर बहुत ज़्यादा मैक्रो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट ख़राब हो गया तो इवन ये रेशियो जो है वो 14.8% तक जा सकती है, ठीक है।
और इसमें जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका जो एक तरह से जो उनके एनपीएज हैं वो 9.7% थे सितंबर 2020 में, और ये तो ऑलमोस्ट 16.2% तक जा सकते हैं सितंबर 2021 में। ठीक है, फिर केवी कामत कमेटी भी बनाई गई थी आरबीआई द्वारा और उन्होंने रिस्ट्रक्चरिंग करनी थी एनपीएस की। उनका भी यही कहना है कि जो 37.72 करोड़ ये लाख करोड़ की बात हो रही है, एक तरह से 37.72 लाख करोड़ जो लोन्स हैं, वो जो 72% ऑफ बैंकिंग सेक्टर जो हमने ने जो लोन्स दिए हुए इंडस्ट्री को, वो एक तरह से स्ट्रेस में है। तो कॉरपोरेट सेक्टर को दिए गए 72% के करीब लोन्स जो हैं वो एक तरह से वो स्ट्रेस में हैं। उनके लिए कोई रेजोल्यूशन आना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो बैड बैंक इसीलिए जो है आरबीआई इज़ कंसिडरिंग कि इसको हम देख सकते हैं इस प्रपोजल को कि क्या ये हमें बनाना चाहिए या नहीं। ठीक है, तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। अब इसमें एक आर्टिकल है रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। ठीक है, ये आर्टिकल जो है ये आपको मैं बताना चाहता हूँ कि इसको आप ज़रूर पढ़िए, क्योंकि ये शायद सबसे अच्छा आर्टिकल यूपीएससी के एक आंसर के लिए अभी तक मैंने तो खासकर जितना भी अभी तक सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के टॉपिक पे जितने भी आर्टिकल्स पढ़े उनमें सबसे अच्छा आर्टिकल जो आज तक का है वो यही आर्टिकल है, रेगुलेटिंग सोशल मीडिया। ये हमारी हिंदू बिजनेस लाइन न्यूज़पेपर है, उसके अंदर आर्टिकल आया था ये। तो आप इसको प्लीज़ पढ़ना और हो सके तो इसको सेव भी करके रख लेना, बिकॉज ये एक आपको वन स्टॉप आंसर दे रहा है एक तरह से, जो आप अपने यूपीएससी मेंस में अगर रेगुलेट करने की बात आए सोशल मीडिया को, ये बहुत हॉट टॉपिक है, तो इस पे क्वेश्चन पूछना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। शायद यूपीएससी मेंस में भी इवन हो सकता है कि आपको ऐसे में भी ये टॉपिक दिख सकता है। ठीक है, तो उसके लिए एक तरह से वन स्टॉप आपको आंसर मिल रहा है, तो आप इसको सेव करके रख लेना और जो है इसको आप पढ़ लेना। एक ये माइनिंग के ऊपर भी आपने हिंदू में आर्टिकल पढ़ा होगा, तो ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल आया है, तो इसको भी आप देख लेना। वील मीट नेक्स्ट टाइम विद न्यू टॉपिक्स। अंटिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।